जय हिंद सभी छात्रों को। और आज अग्निवीर एग्जाम आपका डेट तो आ ही गई है, तैयारी में आप लोग लग गए होंगे। विज्ञान के तहत बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के तहत टॉप 15 सेट 1 आपका विज्ञान का जीव विज्ञान का सेट 1 आज हमने स्टार्ट किया है। टॉप 15 क्वेश्चन आपके सामने जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना रहती है, अन्य एग्जाम में भी पूछे गए। देखते हैं जरा उन 15 प्रश्नों को एक सरसरी निगाह से। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, पादप तथा जंतु में क्या अंतर पाया जाता है। पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर ध्यान देंगे। पादप मतलब प्लांट, मतलब पेड़ पौधे, और जंतु का मतलब एनिमल किंगडम, जिसमें सारे जीव जंतु आते हैं। अब पौधे अपना खाना क्या स्वयं बनाते हैं? जी हाँ, लेकिन क्या जो जंतु हैं ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं? तो नहीं। हम पौधों पर निर्भर हैं, हम जीवों पर निर्भर हैं। एक जीव दूसरे जीव को खाता है। इंसान जो है जीव भी खाता है। इंसान जो है पेड़ पौधों से गेहूं, चना, दाल, चावल, तो बातें आप समझ रहे होंगे। पादप और जंतु में मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर है यानी पोषण का, यानी न्यूट्रिशन का, यानी खाने पीने का। तो पहले प्रश्न का आपका जवाब क्या जाएगा? पोषण का अंतर पाया जाता है। बाकी जीव द्रव्य पादप में भी पाया जाता है, यानी प्लांट के अंदर भी, और जंतुओं में भी पाया जाता है जीव द्रव्य। अगर पोषण की बात करें तो पोषण यानी पोषण का अंतर ये है, पोषण दोनों का है, लेकिन पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जंतु निर्भर हैं दूसरों पर। अगला प्रश्न, एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी ये टर्म अभी फिलहाल लेटेस्ट पूछा गया था। इसका एक शाब्दिक अर्थ है अन्य ग्रह पर जीवन, अन्य ग्रहों पर जीवन। अन्य ग्रहों पर अगर जीवन संभव है, जैसे मंगल पर पता लगाया गया, तो एक शब्द में इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोबायोलॉजी। अगला प्रश्न लिखा है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में काबिल है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं का विकास भी कर लेगा और खुद का प्रजनन भी कर लेता है, उस प्रश्न का उत्तर जाएगा आपको माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। चलिए अगले प्रश्न पे लिखा है विटीकल्चर। ये तो आपको याद होगा। विटीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर रेशम से, ओलेरीकल्चर इसको आप बताएंगे कमेंट में, और विटीकल्चर अंगूर से। ठीक। अगला क्वेश्चन लिखा है डीएनए का मॉडल किसने दिया था? डीएनए का मॉडल किसने दिया था? ये तो आपको याद ही होगा, वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक ने मिलकर के ये डीएनए का मॉडल दिया था। अगला क्वेश्चन लिखा है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका यानी सबसे बड़ी सेल, मनुष्य के शरीर में, हमारी शरीर में, हमारी बॉडी में सबसे बड़ी सेल कौन सी पाई जाती है? तो उसका नाम है तंत्रिका तंत्र। ध्यान रखेंगे, क्या नाम है? तंत्रिका तंत्र। यह शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अब शरीर में कितनी कोशिकाएं, इसका कोई अंदाजा नहीं। अरबों कोशिकाओं से मिलकर के, अरबों सेल्स से मिलकर के इस पूरी शरीर का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन बना है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ध्यान देंगे जरा, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? प्रश्न आपके सामने लिखा है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, कोशिका भित्ति, दरअसल कोशिका भित्ति जो है ना, वो 4 लेवल पे होती है। कोशिका भित्ति, अगर हम आपसे एक बात कहें, कोशिका भित्ति एक प्राइमरी लेवल होता है, एक सेकेंडरी लेवल होता है, थर्ड लेवल होता है, और एक मध्य का लेवल होता है। इस तरीके से 4 स्टेज होती है किसकी? कोशिका भित्ति के निर्माण की। अब अगर हम फर्स्ट की बात करें, पहली सेल वॉल, जो प्राथमिक कोशिका भित्ति है, उसका जो निर्माण है वो फिलहाल सेलुलोज से होता है। जो प्राथमिक कोशिका भित्ति है, इसका निर्माण किससे हुआ है? सेलुलोज से। ठीक। और ये जो दूसरी कोशिका भित्ति देख रहे हैं, सेकंड वाली का निर्माण जो है वो किससे मिलकर के हुआ है? तो दूसरी कोशिका भित्ति का निर्माण वो सेलुलोज, दूसरी वाली में सेलुलोज के अलावा पैक्टिन, और पैक्टिन के अलावा यहां पे लिग्निन, इन तीनों से मिलकर के कौन सी बनी है? दूसरी वाली। और ये कौन सी है? पहली वाली। अब बात करते हैं तीसरी वाली। जो तीसरी कोशिका भित्ति है, इसका निर्माण किससे होता है? देखिए, तीसरी कोशिका भित्ति है, इसका निर्माण होता है जाइलन से। जाइलन एक पदार्थ होता है जिससे मिलकर के ये कोशिका भित्ति बनती है, तीसरी वाली। और ये जो बीच की आप देख रहे हैं मध्य पटल, ये सेंट्रल वाली, अगर ये मध्य पटल की बात की जाए कि मध्य पटल की जो कोशिका भित्ति है, इसका निर्माण किससे हुआ है? बिल्कुल मध्य वाली। तो मध्य वाली का निर्माण, यहां पे ध्यान देंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम, Ca++ और Mg++, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन दोनों के मिलने से
एक पदार्थ बनता है जिसका नाम है जिलेटिनियम, इसको हम बोल सकते हैं जिलेटिनियम पदार्थ पाया जाता है। इससे मिलकर के हमारी मध्य कोशिका भित्ति बनती है। तो जो हमारे कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती हैं, पौधों में भी पाई जाती हैं और जंतुओं में भी पाई जाती हैं। तो कोशिका भित्ति जो है उसमें से जो है सेलुलोज प्राथमिक, सेकेंडरी में सेलुलोज पैक्टिक और लिग्निन, थर्ड वाली में जाइलन और चौथी वाली में जिलेटिनियम, इन 4 स्तर पे कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा है जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। जीव द्रव्य में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। जीव द्रव्य में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व मिलेगा, ऑक्सीजन। जीव द्रव्य में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन 9वां प्रश्न देखिएगा जरा, लिखा है ब्राउनियन गति कहाँ होती है। ब्राउनियन गति कहाँ होती है, ध्यान से देखिएगा जरा इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाएंगे। ब्राउनियन गति, और ब्राउनियन गति कहाँ पाई जाती है, जीव द्रव्य के अंदर। जीव द्रव्य के अंदर जो है ये पाई जाती है। कौन सी गति, ब्राउनियन गति। अगला प्रश्न लिखा है जीव द्रव्य किस प्रकार का घोल है। देखिए एक लिपिड होता है, फैट मतलब लिक्विड के रूप में ये जो जीव द्रव्य होता है, ठीक है। और इस जो है ये पूछ रहा है कि किस प्रकार का घोल है, इस घोल को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल कोलाइड। क्रिस्टल कोलाइड, ठीक। अगला प्रश्न लिखा है कोशिका भित्ति कैसी होती है। कोशिका भित्ति 11वें प्रश्न का उत्तर जाएगा आपका पारगम्य होती है। पारगम्य का मतलब क्या हुआ, अभी विज्ञान का शब्द है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। पारगम्य होती है, कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। आप कंफ्यूज होंगे पारगम्य कैसे रटें। पारगम्य का मतलब देखिए जैसे रुई होती है, रुई को आप तेल में डाल दीजिए तो रुई के चारों तरफ बाहर तेल निकल जाएगा। लकड़ी को आप तेल में डाल दीजिए तो लकड़ी के आर पार तेल हो जाएगा। यानी ऐसा कोई, यानी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पारगम्य उसे कहते हैं जिसमें से कोई तरल पदार्थ घुसे और अंदर बाहर निकल जाए। कोई भी तरल पदार्थ घुस के और बाहर निकल जाए, उसी स्थिति को हम कहते हैं पारगम्य। तो कोशिका भित्ति होती है, कैसी होती है, पारगम्य होती है। इसमें से कोई भी लिक्विड बाहर निकल जाता है घुस करके। अगला प्रश्न बना है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, ध्यान दीजिएगा जरा। 12वें क्वेश्चन पे आइए, और 12वें क्वेश्चन पे लिखा है प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की। लाइपोप्रोटीन, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक। अब जैसे कि पारगम्य का मतलब था प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की। अब लाइपोप्रोटीन क्या होता है, लाइपोप्रोटीन आप जानते हैं, लाइपोप्रोटीन जैसे कि मान लीजिए मोम होता है, मोम। तो हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो है मोम के तरीके जो है लिक्विड पाया जाता है। वो हमारे बॉडी में ब्लड के साथ जो है हर चीज क्रियाकलाप करता है। तो एक तरीके का वो क्या होता है, लिपिड होता है। एक तरीके का क्या है, लिपिड होता है, और उसके साथ कोलेस्ट्रॉल होता है। यानी लाइपोप्रोटीन में क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल और प्लस लिपिड। लिपिड का मतलब वसा यानी फैट। तो कोलेस्ट्रॉल और वसा ये होता है लाइपोप्रोटीन, और इसी से बनती है प्लाज्मा झिल्ली। अच्छा, कभी कभी बॉडी के अंदर लाइपोप्रोटीन अगर ज्यादा हो जाए, तो लाइपोप्रोटीन अगर ज्यादा हो जाए तो जानते हैं उस स्थिति में क्या हो सकता है, उस स्थिति में दिल से संबंधित रोग हो सकते हैं। स्ट्रोक आ सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, दिल का दौरा पड़ सकता है। ये चीजें कब होती है, जब लाइपोप्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर कम होने लगता है, ठीक, या ज्यादा होने लगता है, दोनों कंडीशन में। तो एक लेवल होना चाहिए बॉडी के साथ इसका लाइपोप्रोटीन का, जिसमें कोलेस्ट्रॉल और वसा पाया जाता है। बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ 12 क्वेश्चन आपके हो गए। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, और आपके सामने हमने इंपॉर्टेंट करके 13वें प्रश्न को उत्तर सहित जानबूझ के लिख दिया है। तो पूछ रहा है कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन कौन से प्रमुख पदार्थ शामिल होते हैं। अभी आपने देखा कोशिका भित्ति की जो सेकंड स्टेज थी उसमें ये तीनों पाए गए थे। ये तीनों कहाँ पाए गए थे, कोशिका भित्ति की जो सेकंड स्टेज थी। और काइटिन अभी आपने देखा, जाइलन यहाँ पे मिला था और काइटिन भी आपको मिला था, जिलेटिनियम भी मिला था। तो ये सारी चीजों से मिलकर के क्या बनता है, कोशिका भित्ति। अब अगला प्रश्न आपका 14वां लिखा है ईथोलॉजी। ईथोलॉजी का मतलब क्या होता है, ईथोलॉजी मतलब है जंतु और मानव दोनों के व्यवहार का अध्ययन। जंतु और मानव के व्यवहारों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, ईथोलॉजी के अंतर्गत। ईथोलॉजी के अंतर्गत हम जंतु और मानव व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न लिखा है कोशिका विज्ञान की खोज किसने की थी। बहुत ही सरल प्रश्न है, आपके सामने कई बार परीक्षा में आया है। रॉबर्ट हुक नाम था इनका, रॉबर्ट हुक। सर्वप्रथम इन्होंने ही कोशिका शब्द का इस्तेमाल किया, और इनको कोशिका विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। इस तरीके से आज की क्लास में टॉप 15 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से रिलेटेड मिलते हैं जल्द ही आपको अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।